हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से आकाश श्रीमाल जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल की है अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में। स्वागत करती हूँ आकाश श्री आपका स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाइयां। यू हैव बीन एलोकेटेड आईपीएस। Thank you, Devanshi, and thank you for having me here at Study IQ. वी आर वेरी ग्लैड, क्योंकि आकाश की जर्नी से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ही प्रिपेयर्ड इट इन 1 ईयर। तो कई बार ऐसा लगता है कि एक साल को कैसे स्ट्रैटेजिकली वाइजली डिवाइड करना है और प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेसिक टू योर यूपीएससी लेवल। वो आज हम आकाश जी से बातचीत के दौरान हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आकाश जी, हाउ डू यू फील? हमेशा से आप यूपीएससी सीएससी को ही क्रैक करना चाहते थे? फॉर मी इट वाज लाइक मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड कर लिया, सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना है। एंड क्रैकिंग यूपीएससी इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज आप जब एक साल अपने लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर करियर, आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू गेट दिस गुड रिजल्ट, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग टू बी proud of. And even my parents, my entire community, my entire district, because I was the first from my district to clear UPSC in its entire history. So this is something that the entire district takes proud from. So this is an amazing experience. आई एम श्योर आकाश जी। और जैसे आपने कहा कि वो द फर्स्ट वन फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट जिसने इस एग्जामिनेशन, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ मोर आकाश श्रीमाल फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। डेफिनेटली दिस इज फीलिंग, मतलब जो मुझे अभी तक के आगे लगता है कि मुझे और भी काम करना है। आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैव कम टू मी, और मैंने अपने बलबूते पे जितने मुझसे हो सके मैंने उनकी मदद की है, आगे भी करते रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी कि लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बट आई नो कि आफ्टर आई क्लियर द एग्जामिनेशन दे हैव गॉट कि नहीं, अगर आकाश कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। तो देयर आर डेफिनेटली मोर एस्पायरेंट्स, नॉट आकाश श्रीमाल, बट देयर स्पेसिफिकली देयर ओन, जो नए एस्पायरेंट्स फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे आएंगे। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस फैक्ट। तो आकाश, आप एक इंजीनियर हैं, आपने एनआईटी रायपुर से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हम जैसे बात कर रहे थे कि सिविल सर्विस एक सपने के जैसा था आपका और वो ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन कैसे सिविल इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज के लिए रुझान आया? ओके, सो देयर इज अ स्पेसिफिक स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर। तो मुझे सिविल सर्विसेज से कुछ भी मतलब मेरा था ही नहीं, ये वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में ये नहीं था। इवन मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। So in second year when I was in NIT Raipur, there was a team from University of Florida that visited my district. So one of the members of the group from university was alumni of the NIT Raipur. So मेरे प्रोफेसर ने मुझे अप्रोच किया कि एज ए लोकल गाइड आपको उनको वॉलंटियर करना है फॉर 4 days. So I was like, okay, this is a good opportunity. I would like have to work with the foreigners. तो उनका एक लैंडस्केप आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट था in rural area. So I visited there with them. So in order to explain these foreigners about the rural India, about the rural place, I have to see in a different insight, altogether different manner. मैं पहले भी बहुत सारे गांवों में गया था, लेकिन इस तरीके से मैंने गांव को कभी देखा नहीं था, क्योंकि मुझे किसी और को समझाना है, उसे जिससे कुछ भी नहीं पता। तो शायद मैंने उस इनसाइट से पहली बार अपने ही बगल के गांव को देखा। मुझे समझ आया कि ऐसे बहुत से सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बट आई डोंट नो कि क्यों उसको लिया नहीं जाता। तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर जब मैं करियर के लिए फाइनल डिसीजन लेना चालू किया तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये चीज़ तो मैं सिविल सर्विसेज में आके कर सकता हूँ सिर्फ, और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज डिसाइड कर लिया। फोर्थ ईयर में मैंने कुछ सिलेबस वगैरह देखा कि ये मेरे स्टैंडर्ड का है कि नहीं, क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। सो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं, डेफिनेटली नॉट। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं था। बट हाँ, मैंने इस सिलेबस को समझा, मैंने एग्जाम को समझा, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज समथिंग आई वांट टू मूव फॉर, और ये मुझे सेटिस्फैक्शन दे पाएगा। सो दिस वाज द स्मॉल स्टोरी दैट केप्ट मी मूविंग एंड स्टिल कीपिंग मी मूविंग फॉर गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज। It's a beautiful motivation, and जिसको हम कहते हैं ना कि if you get the right motivation, तो एग्जामिनेशन को समझना और एग्जामिनेशन क्यों करना है वो आसान हो जाता है। तो काश, यू हैड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी इंस्पायरिंग कि जब आपने रूरल इंडिया, जिसे हम एक्चुअल इंडिया कहते हैं, उसको जाना, तो सिविल सर्विसेज समझ में आया कि हाउ इम्पोर्टेंट आर द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
एग्जैक्टली। आकाश जी, आपने जैसे बताया कि फाइनल ईयर में आपने फाइनली देखना शुरू किया कि क्या ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन है। कई बार ऐसा लोगों को लगेगा कि मैं बस एक लेमैन की बात करती हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी हाइप्ड एग्जामिनेशन, only intelligent people clear this, one who are preparing from lot many years. तो उन सारी myths को break करते हैं आप, and कैसे बेसिक से शुरू करके एक साल में you've reached to the zenith of the examination, उसको आप बताएं। ओके, सो मैं एनआईटी रायपुर में था सिविल इंजीनियरिंग में, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव टू डू इन फाइनल ईयर। देयर इज मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट। तो मेरा प्रोजेक्ट था पूरे रायपुर डिस्ट्रिक्ट का, रायपुर सिटी का पोल्यूशन काउंट करना। तो दैट वाज एन एग्जॉस्टिंग मेजर प्रोजेक्ट। तो मुझे टाइम वैसे भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर कुछ समय निकाल लिया कि सिविल सर्विसेज की मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है, कि दिस इज द फाइनल ईयर, आई हैव टू डू समथिंग। इफ आई एम नॉट गेटिंग इनटू जॉब, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, एंड बाय देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे यहाँ जाना है। मैंने कुछ अपने नोट्स बना लिए, अपने टॉपिक्स बना लिए कि क्या क्या मुझे दो एक सी बुक्स प्रिफर करने हैं। वो सारे बुक्स रेफर करते हुए मैंने ऐसे लक्ष्मीकांत बाइबल फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, आई पिक्ड अप लक्ष्मीकांत। आई टुक 2 months टू रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने धीरे धीरे करके सारे सिंगल बुक्स पढ़ लिए, बट बाय देन एग्जामिनेशन पास आ गया प्रीलिम्स का। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि आई विल नॉट वेट फॉर 6 अटेम्प्ट्स, डेफिनेटली नॉट। मैं वो उतना पेशेंस नहीं है मेरा, और मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया, आई वांट टू गिव एन अटेम्प्ट जस्ट टू असेस माई सेल्फ कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए रेडी हूँ कि नहीं। इज दिस एन एग्जाम आई कैन क्रैक? तो मैंने 2019 में अपने ग्रेजुएटिंग ईयर में ये एक अटेम्प्ट दिया था इन ऑर्डर टू असेस माई सेल्फ। एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम आई थॉट कि नहीं, अगर मैंने बिना प्रिपरेशन या कम प्रिपरेशन के साथ इतना किया है तो आई कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग religiously after 2019 June, and then gave an attempt into 2020, which got me the rank of 94 in 2020. तो काश अगर हम कैलकुलेट करें तो एक साल का समय था प्रॉपरली, जब आपने जून 2019 में तैयारी शुरू की और 2020 का आपने अटेम्प्ट दिया। 2020 का अटेम्प्ट थोड़ा सा डिले हो गया, बट स्टिल बी काउंटेड एज 1 ईयर। कैसे प्रिपरेशन करना है, एकदम बेसिक स्टेप्स, क्योंकि कई बार होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर है, दे हैव नॉट स्टडीड ऑल द बेसिक बुक्स। एक साल का समय है, तो अगर आप उस पे थोड़ी सी लाइट डाल सके। Okay, so I will distribute it like in current affairs, prelims and mains. Okay, current affairs newspaper is very important. मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत काफी समय से थी, तो द हिंदू में मैंने शिफ्ट कर लिया था सेकेंड ईयर में। सो इट टुक मी अराउंड एन आवर और 45 minutes टू जस्ट टू रीड द हिंदू। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, लोगों को ये 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है 2 से 3 घंटा किसी भी एस्पायरेंट को, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। वो आप 6 months 8 months आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो 2 घंटे अपने आप 1 घंटे हो जाते हैं, बिकॉज यू नो कि क्या पढ़ना है, विच इज रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, व्हाट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देन देयर कम्स इन प्री एंड मीन्स पार्ट। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैं फोर्थ ईयर में कुछ एक सेक्शन पढ़ लिया था, तो उससे कहीं ना कहीं प्री का एक बेसिक आइडिया था कि क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। आई टुक एन अनकन्वेंशनल वे। आई स्टार्टेड कंप्लीटली विथ मीन्स, कि मुझे पता है कि मेंस की बाद में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो जब मेरे बाकी फ्रेंड्स प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वी वर गिविंग रेगुलर टेस्ट, मेरे काम मार्क्स कम आते थे, दे वर लाइक कि यार तू प्री के लिए नहीं पढ़ रहा है, मार्क्स कम आ रहे तुम्हारे। मैंने कहा कि नहीं, जब प्री आएगा तो मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर लूंगा, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फ्रॉम दिस स्मॉल टॉपिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस हैज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, because when I count ki how much topics I have covered, I can count more. Disaster management can be covered in 2 days, internal security can be covered in 4 days, international relations can be covered in 5 days. And just like this, मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स पहले कंप्लीट किए फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि आई हैव कंप्लीटेड सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। और फिर मैंने जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, सपोज आई हैव कंप्लीटेड इंटरनल सिक्योरिटी, एट द एंड ऑफ द 5 days आई विल राइट अ स्मॉल टेस्ट ऑफ 5 questions, जस्ट टू असेस कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं लिख भी पा रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट। यू माइट हैव डेफिनेटली यू माइट हैव लार्जेस्ट ऑफ द नॉलेज, वाइडेस्ट ऑफ द नॉलेज, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो आई प्रैक्टिस डेली लाइक 2 questions 1 question डेली। It was a ritual that we have to, me and my group, we have to prepare an answer and discuss it accordingly. तो मैंने वहां से एक अपना रिदम बना लिया आंसर राइटिंग पे। मैं बहुत खराब आंसर लिखा स्टार्टिंग में, एंड एवरी एस्पायरेंट विल गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो अगर कोई भी एस्पायरेंट अगर स्टार्टिंग में आप चालू कर रहे हैं, आप बहुत खराब आंसर लिख रहे हैं, सो दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे आपको कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चलते चलते वो इम्प्रोवाइज होते जाएगा।
तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आई कंप्लीटेड दिस मेंस वाला पार्ट एंड एथिक्स का जो सिलेबस होता है जो हर किसी को पहाड़ लगता है, तो मैंने भी 1 महीने का समय दिया था उसको। अपना ऑप्शनल भी मैंने तभी डिसाइड किया कि मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी रहेगा एंड मीनवाइल आई वाज कवरिंग माय ऑप्शनल एज वेल। डेली कुछ घंटे का निकाल के समय मैं सोशियोलॉजी पे देता था। तो फरवरी तक मैंने पूरा ये सारा चीज कंप्लीट किया। फिर आई शिफ्टेड टू प्री, बट देन द पेंडेमिक हिट और 4 मंथ्स एग्जाम आगे बढ़ गया। सो सिल्वर बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स। सो दे 4 मंथ्स मैंने अपना प्रिपरेशन को दिया कम्प्लीटली। फॉर 2 मंथ्स आई प्रिपेयर फॉर मेन्स अगेन। आई रिवाइज वट एवर आई हैड, I made some of the notes which I couldn't, and then in the next 2 months I shifted again to prelims. So this was the entire process. Strategy is more important than content, because मैंने डेली बेसिस पे मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो आई हैड प्लान्स फॉर माय डे, फॉर माय वीक एज वेल एज फॉर माय मंथ। सो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव ईच एंड एवरी एस्पायरेंट शुड फॉलो। आपने ग्रुप स्टडी अभी मेंशन किया। तो ये ग्रुप स्टडीज हम सुनते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी प्रोडक्टिव ग्रुप, बट उसको उस ग्रुप स्टडी को प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है? हाउ डिड यू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रुप स्टडीज इन योर प्रिपरेशन? Absolutely. Group study, I believe, was 50% of my preparation. That is a major part. So I will explain how. मैंने कोचिंग completely नहीं ली। मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की थी, बाकी मैंने कुछ सेलेक्टिवली क्लासेस ली। तो ग्रुप स्टडी से मेरा फायदा ये होता था कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, देन ऑल 3 of us or 4 of us वी राइट आंसर्स। हमने वो आंसर्स डिस्कस किए। आई रोट 4 पॉइंट्स, माई फ्रेंड रोट 4 पॉइंट्स, दे आर नॉट द सेम। हमने जब आपस में डिस्कस किया, नाउ वी हैव 8 पॉइंट्स। फिर डिस्कशन के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते थे कि कैसे इम्प्रोवाइजेशन करना है। मतलब इफ यू आर राइटिंग आंसर एंड यू आर नॉट इम्प्रोवाइजिंग इट, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद आंसर राइटिंग। सो वी बिलीव कि हमको कैसे प्रोग्रेस करना है। तो वी वर्कड ऑन फैक्ट्स, वी वर्कड ऑन फिगर्स, वी वर्कड ऑन डायग्राम्स एंड द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। सो इन दिस मैनर हमने ग्रुप स्टडी के साथ यूज करते हुए अपना सारा चीज जो है अपना आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया। सेकेंड थिंग विद रिगार्ड टू द सिलेबस एंड नोट्स मेकिंग। तो अगर मैं 3 लोगों का ग्रुप बना के रखा हूँ और मैंने मेन से 65, सपोज विजन आईएएस की मेन से 65 पढ़नी है, वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 of us, तो हमारा काम 33% बचता है। और जब एक साल में प्रिपरेशन करनी होती है तो इस तरह के तिगड़म काम आते हैं, बिकॉज योर एफर्ट्स विल गो डाउन बट योर आउटपुट विल इंक्रीज। और जैसे आपने किसी फ्रेंड्स ने आपको बना के दिया एंड देयर वाज अ रिलायबिलिटी इशू। लोगों को ये आता है कि अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक रिलायबिलिटी इशू आती है कि हम कैसे रिलाई कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स पे। तो आप ये समझिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो यूजिंग दैट नोट्स, और अगर आपका फ्रेंड नोट बना रहा है वो भी वही नोट यूज करेगा। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। जो भी उसने बनाया है वो अपने लिए भी बना रहा है, वो आपके लिए भी बना रहा है। और आप 3 लोग जब ये एक चीज कर रहे हैं, आपका एफर्ट 33% हो गए, आउटपुट आप इंक्रीज कर सकते हैं। जो समय आपका बच गया उसको आप ऑप्शनल में या फिर किसी और चीज में इम्प्रोवाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप स्टडी इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आकाश ने जैसे बताया कि ग्रुप स्टडीज की कितनी इंपॉर्टेंस है और रिलायबिलिटी का जो इशू है वो यू इवेंचुअली हैव टू सॉर्ट इट आउट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव सच लेस टाइम ऑफ 1 year। या डेफिनेटली। आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग से ही आपकी हैबिट थी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे सेकंड ईयर से ही, तो आपको न्यूज़पेपर को एप्रीहेंड करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन कई बार ऐसी न्यूज़ आती है जो आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इस केस में क्या करना है, कितनी कितनी डेप्थ तक उसके बैकग्राउंड जानना है, और फिर यू हैव टू कम बैक टू द न्यूज़ पीस। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द न्यूज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। बिकॉज जो चीज रेलिवेंट है या नहीं है यूपीएससी का, यू कैन ओनली से इफ यू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। सपोज यू आर रीडिंग इन a particular topic and you know कि this belongs to GS3 economics part, then you can see कि अच्छा ये टॉपिक है, प्रीवियस क्वेश्चन में कभी आया हुआ है, and this has the potential to come again in examination. सेकेंड, एडिटोरियल। एक लोगों को बहुत बड़ा टेंशन रहता है एडिटोरियल का। इतने बड़े साइज देखने के बाद लोगों को डर लगता है कि हाउ वी कैन कॉम्प्रिहेंड दिस एडिटोरियल, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर एक हफ्ते तक एक ही टॉपिक पे एडिटोरियल्स चल रहे हैं। तो दीज आर सम मेजर प्रॉब्लम्स। एडिटोरियल से मेरा जो इंटेंशन रहता था, आई जस्ट स्पीक अप सम स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हिच आई कैन राइट इन मीन्स। एडिटोरियल से आई डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स। अंडरस्टैंडिंग डेवलप डेफिनेटली हो जाएगी जब आप ग्रुप डिस्कशन भी करोगे किसी एक करंट अफेयर्स के टॉपिक से। तो मैंने कंटेंट निकालना शुरू किया। दे हैव दिस हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग विद सम कंजक्शंस, मतलब कुछ आगे में स्टार्टिंग में कुछ लिखते हैं या फिर कोई एनोलॉजी क्रिएट करते हैं। राइट दिस एनोलॉजी इन योर एसे टॉपिक।
आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं। अगर कोई डेटा लिखा है विच यू कैन रिमेंबर, या फिर वो मल्टीपल जगह पे यूज आ सकता है, मेक ए नोट और वहां पे जाके आप अपना डेटा लिख लीजिए। नोट मेकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ये न्यूज़पेपर के साथ में करनी है। तो जीएस वाइज नोट मेकिंग करना, 1 2 3 4, उसके अंदर सिलेबस पे डिस्ट्रीब्यूट करना। और जैसे ही कोई कंटेंट मिल रहा है कि इसको मेंस में या फिर प्री में कहीं पे यूज आ रहा है, उसको आप ऐड करते जाइए। तो बाय फॉलोइंग दिस वे, एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव अ रिच कंटेंट जो शायद किसी और के पास नहीं होगा। और ये एक एज देता है, बिकॉज मुझे मेंस में जीएस में सबसे अच्छा स्कोर मिला था, 420 वाज माय स्कोर। एंड आई बिलीव कि ये जो करंट अफेयर्स वाले मेरे इनपुट्स थे, जो कि बाकी लोगों से मेरे आंसर्स को यूनिक बनाते हैं, दैट गेव मी एन एक्स्ट्रा एज विच आई कुड सी इन माय टेस्ट सीरीज चेकिंग एज वेल। तो ये चीज प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत चीज है, पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है, लोगों को इंटरेस्ट उसमें आता है पॉलिटिकल न्यूज में, वो यूपीएससी सिलेबस के लिए बिल्कुल काम करेंगे। और अगर एक ही टॉपिक एक हफ्ते तक चल रहा है, रीड 1 or 2 आर्टिकल्स सफिशिएंट। अगर आपको समझ आ गया सफिशिएंट, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कट टाइम। बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल्स जो है वो एक हफ्ते तक लगातार आते रहते हैं, तो करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट द स्टोरी फ्रॉम इट एंड टेक द फॉरदर पॉइंट्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू इंक्लूड इट इन योर नोट्स। आकाश, आपने सिलेबस की बात की, मुझे थोड़ा और पहले इसके बारे में जानना चाहिए था, बट सिलेबस की को कहते हैं इट्स द बाइबल, इट्स द गाइडिंग लाइट, बट सिलेबस ही कई बार होता है कि इट्स अ मेजर टास्क टू अप्रीहेंड द सिलेबस इटसेल्फ। तो जो बिगिनर्स हैं वो सिलेबस को कैसे समझें, कैसे सिलेबस के साथ जो तैयारी है उसको सिनर्जीज ले आए उनमें? हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस अगर हम देखेंगे तो उसमें लिख दिया है सिर्फ कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दिस इज द मोस्ट वेग सिलेबस वन कैन गेट। तो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा डाइसी है। मेंस में थोड़ा स्पेसिफिक है सिलेबस, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। So in order to understand the syllabus, just reading the syllabus would not be enough. Reading previous year questions along with the syllabus is what it works. अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो अगर मैं ज्योग्राफी का लास्ट 5 years के क्वेश्चन देखता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि ट्रेंड क्या क्या था। एंड दैट इज द सिलेबस, दैट ट्रेंड इज द सिलेबस। पहले फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आते थे, लास्ट 5 years से फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन नहीं, मैपिंग की तरफ क्वेश्चन शिफ्ट हो रहे हैं, जो करंट अफेयर्स की तरफ क्वेश्चन शिफ्ट हो रहे हैं। तो उससे मुझे समझ आएगा कि मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है प्रीलिम्स का। व्हेन वी सी कि आजकल के जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स वगैरह आते हैं, दे राइट सो मेनी थिंग्स की, और लोग पढ़ना चालू कर देते हैं ब्लाइंडली। मतलब जस्ट बिकॉज एवरीवन इज रीडिंग, दे स्टार्ट रीडिंग। लेकिन वेदर दिस इज रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन और नॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और वो तभी हो सकता है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखा है फॉर लास्ट 20-25 years। मेंस के केस में ऐसा है कि आपको सिलेबस पता है। सिलेबस पता होने के बाद कई सारी बुक्स होती है जो सिलेबस के वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उससे काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज बढ़ के बुक्स आती है, या फिर पीडीएफ है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको एस्पायरेंट्स के लिए बना के रखे हैं पहले से, तो उसको यूज कर सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। इफ समथिंग इज गोइंग बियॉन्ड दैट, जस्ट लिव इट, सेव योर टाइम। That is the most important thing, saving time and utilizing it in the most important factor. आकाश, आपको जीएस में बहुत ही अच्छे नंबर मिले, 420 एज यू मेंशन्ड। जब भी क्वेश्चन आ रहा है जीएस पेपर्स में, तो क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए जो भी नॉलेज एक्वायर्ड है उसको कैसे प्रेजेंट करना है? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि व्हाटएवर वी नो, वी टेंड टू राइट दैट इन द एग्जामिनेशन, ऑल्दो इट्स रिलेटेड, बट करेक्ट पॉइंट को कैसे हिट करना है? Right, this is a major problem. Many of my friends used to have this problem. So what we figured out, जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तब हमको ये पता चला कि कैसे नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली एवरीवन हैज एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मैटर्स। सो इसका एक तरीका ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। मतलब यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरी आंसर, बट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म आंसर्स। और जब मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, तो डिस्कशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है। सपोज देयर इज वन क्वेश्चन और मैंने उसको गलत इंटरप्रेट करके आंसर लिखा, बट माय फ्रेंड हिट इट करेक्टली, और मुझे उसके समझ आया कि मेरे फ्रेंड ने उसको सही तरीके से लिखा है, एंड दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे जब मैं 100-200 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 2 questions per day, in a year you will be solving around 700 questions, और उसमें टेस्ट सीरीज बीच में एक्स्ट्रा है। तो आप जब अराउंड 1000 क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म या सॉल्व करते हैं सॉरी तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आप डिमांड को हिट करना चालू करते हैं। एट द बिगनिंग डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू हिट इट, क्योंकि हमारे पास वो पॉइंट्स भी नहीं है, हमारे पास वो आर्ट भी नहीं है। एंड आंसर राइटिंग इज एन आर्ट।
I would definitely say answer writing is an art, because addressing the question, जो demand of the question है उसको address करना is not an easy task. यूपीएससी कई बार ऐसे वेग टर्म्स के साथ क्वेश्चन आता है जो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके आसपास की चीजें पता है तो मेक योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रेलेवेंट. बॉडी में आपकी हेडिंग इतनी रेलेवेंट होनी चाहिए कि अंदर का कंटेंट भी रेलेवेंस दिखे, और यूज फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स टू मेक योर आंसर मोस्ट प्रोडक्टिव. तो उसके साथ बाकी चीजें कॉम्प्रिहेंड हो जाती है. तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन, दिस आर द टू मेजर फैक्टर्स व्हिच कैन क्रिएट एन आंसर टू बी मोस्ट जस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. और ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन, मैं आपकी ही बात को कोट कर रही हूँ. आकाश, हाउ स्टडी IQ has been part of your journey? Okay, when I was in college, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का पार्ट था. तो मैंने सर्च किया कि कहाँ से इसे पढ़ा जा सके. तो एक स्टडी IQ के ही वीडियोस आए थे, वर्ल्ड वॉर्स, अफगान वॉर्स, और इनके ऊपर वीडियोस बन रखी. तो मैंने शॉर्टकट लिया था और मैंने स्टडी IQ के वीडियोस देखे थे, और उससे काफी मदद हुई थी, बिकॉज एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी आ गई थी. एंड समवन व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग, तो वो एक चीज दिमाग में याद रहती है. मैंने कोई कोचिंग की नहीं थी, तो मेरे लिए स्टडी IQ का ये जो सेक्शन था वो काफी हेल्प हुआ था. सो या, इट हेल्प मी. आकाश, we are towards the end of the session. आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? एक चीज मैं ये बोलूंगा कि यस, यूपीएससी इज अ डिमांडिंग एग्जामिनेशन डेफिनेटली, लेकिन आपका मोटिवेशन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. फॉर मी, दैट वन एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू रूरल इंडिया एंड एक्सपीरियंसिंग दैट विद द फॉरेनर्स, दैट चेंज माय लाइफ एंड इट केप्ट मी मूविंग. और मैं आज भी इतने ही लगन से काम करूंगा. मुझे आज भी वही चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा उसी तरीके से काम करूंगा, बिकॉज दैट वाज माय मोटिवेशन. अगर आपका मोटिवेशन बहुत ही डीम है, डेफिनेटली वो उतना काम नहीं करेगा. शायद 6-8 महीने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से छोड़ते कहीं और जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. मेक योर मोटिवेशन योरसेल्फ. आपको कोई और बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता. यूपीएससी का ऐसा एग्जामिनेशन है. डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ, टेक ब्रेक्स. मैं डेली ब्रेक्स लेता था. मतलब मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, और मैं एग्जामिनेशन के बीच में भी मूवीज देखता था. लेकिन ये तरीके हैं जिससे आप अपने आप को काम एंड कूल रख सकते हैं. यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सारा चीज नहीं डालना है. यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मेक न्यू फ्रेंड्स, और जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक प्रोसेस है, इसको एंजॉय कीजिए, और इसके साथ रिजल्ट्स भी अपने आप आ जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. Thank you so much, Akash ji, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you in your journey today. Thank you very much.